नमस्ते, मेरा नाम अनु है और अब हम करेंगे चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड इम्यूनिटी पेज हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन पेज नंबर 159 और एक्सरसाइजेस और हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। What evidence do we have for the origin of life from inanimate matter? तो हमारे पास क्या सबूत है कि ज़िंदगी जो है धरती पे शुरू हुई किसी चीज से जो जीवित नहीं है। इनएनिमेट माने जीवित नहीं है मैटर। Okay. The evidence for the origin of life from inanimate matter was provided through an experiment conducted in 1953 by Stanley L. Miller and Harold C. Urey. तो ये जो दो साइंटिस्ट थे मिस्टर मिलर और मिस्टर यूरी ने 1953 में एक एक्सपेरिमेंट किया था, उससे सबूत मिला था इसके बारे में। In the experiment, they assembled an atmosphere containing molecules like ammonia, methane and hydrogen sulfide but no oxygen over water. तो उन्होंने ये किया कि एक वातावरण किया एटमॉस्फेयर जिसमें था अमोनिया गैस, ठीक है, मीथेन गैस। मीथेन का फॉर्मूला है CH4, उसमें कार्बन है एक मॉलिक्यूल और H4 माने 4 हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड दूसरी गैस, ठीक है, बट नो ऑक्सीजन, पर कोई ऑक्सीजन नहीं था, ओवर वाटर, ये पानी के ऊपर किया। दिस वॉज सिमिलर टू एटमोसफियर दैट वॉज थॉट टू एग्जिस्ट ऑन अर्ली अर्थ। तो जब धरती पहली हुई थी, माने पहले बनी थी हमारी धरती, हमारी भूमि, तो समझा गया था कि जो वातावरण था वो ऐसा था, इसमें ये गैसेस थी। This was maintained at a temperature just below 100 degrees centigrade and sparks were passed through the mixture of gases to simulate lightning. तो जो टेम्परेचर था वो टाइम का धरती पे वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़ा सा कम था एंड स्पार्क्स वर पास्ट, तो जैसे आग, छोटी छोटी आग लगाई गई थी इन गैसेस में, ताकि जो बिजली है उसका ऐसा लगे जैसे बिजली हो रही है, वातावरण ऐसा है। एट द एंड ऑफ द वीक, एक हफ्ते के बाद 15% ऑफ द कार्बन फ्रॉम मीथेन, जो कार्बन था मीथेन में CH4 में 15% उसका वॉज कन्वर्टेड टू सिंपल कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। वो सरल कार्बन के कंपाउंड्स बन गए थे जैसे अमीनो एसिड्स विच मेकअप प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। अमीनो एसिड्स जो प्रोटीन जो है अमीनो एसिड से बनती है, तो और प्रोटीन चाहिए जीवन के लिए एंड सपोर्ट द लाइफ इन बेसिक फॉर्म। तो सरल और या बेसिक ज़िंदगी जो है उससे सपोर्ट हो सकती है अगर ये अमीनो एसिड्स बने और वो प्रोटीन के मॉलिक्यूल में शामिल हुए। From this it was inferred that life arose afresh on earth. तो इससे पता लगा कि ज़िंदगी हमारी भूमि पे कैसे बनी इस एक्सपेरिमेंट से। नंबर 10, explain how sexual reproduction gives rise to more viable variations than asexual reproduction. How does this affect the evolution of those organisms that reproduce sexually? ठीक है, तो एक्सप्लेन कीजिए, बताइए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्स जब होता है, गिव्स राइज टू मोर वेरिएबल वेरिएशंस, तो ज़्यादा वायबल माने ज़्यादा देर जीवित रहने के लिए वेरिएशंस, अलग अलग बदलाव, देन ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, जो रिप्रोडक्शन सेक्स के साथ नहीं होता। हाउ डज दिस अफेक्ट द एवोल्यूशन ऑफ दोज ऑर्गेनिजम्स? तो कैसे क्रमागत उन्नति में फ़र्क पड़ता है उन जीवाणु से दैट रिप्रोड्यूस सेक्शुअली, दैट सेक्स के साथ बच्चे पैदा करते हैं। तो इसका आंसर है sexual reproduction causes more viable variations due to the following reasons. 1. Error in the copying of DNA which are not highly significant. तो जब सेक्स के साथ रिप्रोडक्शन होता है तो ज़्यादा देर जीवित या वायबल रहने के लिए जो अलग अलग बदलाव होते हैं वो इसलिए होते हैं।
एक एरर इन कॉपिंग ऑफ डीएनए, गलती होती है जब डीएनए की कॉपी होती है, विच आर नॉट हाईली सिग्निफिकेंट, जिसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता ये गलतियों में। रैंडम सेग्रीगेशन ऑफ paternal and maternal chromosomes at the time of gamete formation। तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं माँ के और पापा के, वो अलग अलग तरीके से ऑर्गेनाइज होते हैं। Then exchange of genetic material between homologous chromosomes during the formation of gametes। तो जो सेम क्रोमोसोम्स होते हैं, जो काफ़ी सिमिलर क्रोमोसोम्स होते हैं होमोलोगस, तो उनके बीच में जेनेटिक मैटर माने जीन्स में जो होता है वो एक्सचेंज होता है। Accumulation of variations occur due to sexual reproduction over generation after generation। तो ये जो variations, ये जो changes, गलती डीएनए में, रैंडम सेग्रीगेशन, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ये जो है पीढ़ियों के ऊपर पीढ़ियों पे होते गए, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। एंड सिलेक्शन बाय नेचर क्रिएटेड वाइड डाइवर्सिटी। ऊपर से जो वातावरण था उसमें भी चेंज हुआ, जैसे ग्रीन बीटल्स का बताया था, वो नेचर का वेरिएशन था। इन केस ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, जो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है सेक्स के बिना रिप्रोडक्शन, ओनली द वेरी स्मॉल चेंजेस ड्यू टू इनएक्यूरेसीज इन डीएनए कॉपिंग पास द प्राजेनी। तो छोटे छोटे चेंजेस होते हैं, इनएक्यूरेसीज, गलतियां होती है डीएनए में छोटी छोटी सी, वो जो है बच्चों के साथ पास जाती हैं। थस ऑफस्प्रिंग्स ऑफ asexual reproduction are more or less genetically similar to their parents। तो जो बच्चे बनते हैं asexual reproduction से, वो बहुत किस्म से अपने माँ बाप जैसे बनते हैं, अलग नहीं होते। जब हमारे बच्चे जब बनते हैं मनुष्य के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद, या कोई भी जानवर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, उनमें काफ़ी अलग चीज़ें भी होती हैं, हमारे जैसे बिल्कुल नहीं होते, अलग भी होते हैं, और वो पीढ़ियों से चेंज होती जाती हैं। Thus, the offsprings of asexual reproduction are more or less genetically similar to their parents, so it can be concluded that evolution in sexually reproducing organisms proceeds at a faster pace than in asexually reproducing organisms। तो क्रमागत उन्नति जो है, जो जानवर सेक्स करते हैं उनमें जल्दी फॉरवर्ड जाती है, क्योंकि ये चेंजेस आते हैं डीएनए में गलतियों के वजह से या रैंडम सिलेक्शन की वजह से, तो चेंज होता जाता है ना, परिवर्तन होता जाता है बच्चों में पीढ़ियों के ऊपर। तो काफ़ी चेंज होता है पीढ़ियों से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फास्टर चेंज होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। नंबर 11, how is the equal genetic contribution of male and female parents ensured in the progeny? कैसे हम कह सकते हैं कि सामान्य इक्वल जीन्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो, कंट्रीब्यूशन हो मम्मी से और पापा से इन द बच्चे में, ठीक है। तो इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स इन द प्रोजेनी इज इंश्योर्ड बाय द इक्वल इनहेरिटेंस ऑफ क्रोमोसोम्स फ्रॉम ईच पेरेंट। तो ये होता है क्योंकि सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स माँ से मिलती हैं, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बाप से मिलती हैं बच्चे में। ह्यूमन possesses 23 pairs of chromosomes। हमारे 23 पेयर्स होते हैं, पेयर्स माने दो, of chromosomes, of which 22 are autosomes and one pair is sex chromosomes। 22 जो हैं सेम होती हैं माँ और पापा के बीच में, और वन पेयर सेक्स क्रोमोसोम्स होती हैं, वो माँ में XX होती हैं और पापा में XY होती हैं। The two sex chromosomes are X and Y, जैसे मैंने अभी बताया। Females have two XX chromosomes, माँ में दो XX और बाप में X and Y। During the process of fertilization, जब दो sperm मिलती है egg से और fertilization होता है, a haploid sperm fuses with a haploid ovum to produce a diploid zygote। haploid माने एक sperm और एक ovum, diploid दो बनते हैं साथ में, diploid माने दो। zygote receives equal amounts of genetic material, सेम आता है जितने जीन का मटेरियल आता है पापा से और मम्मी से, इसलिए ये क्वेश्चन का इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन होता है। नंबर 12, only variations that confer an advantage to an individual organisms will survive in a population। Do you agree with this statement? Why or why not?
जो बदलाव आता है, वेरिएशंस, जिससे फ़ायदा होता है किसी ऑर्गेनिजम्स या जानवर या मनुष्य को, विल वो ही तो उस बदलाव की वजह से, फ़ायदे के वजह से ये जो है जानवर या ऑर्गेनिज्म बच पाएगा आबादी में, पॉपुलेशन में। डू यू अग्री विद दिस? आप किसके साथ सहमत हो? वाई और वाई नॉट? क्यों या क्यों नहीं? It is agreeable that only variations that confer an advantage to an individual organisms will survive in a population. तो जो भी changes आते हैं कोई ऑर्गेनिज्म में या जानवर में, उसकी वजह से फ़ायदा होता है उन्हें और वो ही बचेंगे आबादी में। All variations does not necessarily provide an equal chance of survival to an organism in the environment. ये नहीं है कि सब चेंजेस जो आते हैं उससे फ़ायदा होगा और ज़्यादा जो है वातावरण में ये बच पाएगा। सर्वाइवल चांसेस हाईली डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द वेरिएशंस। ये चेंजेस पे डिपेंडेंट हैं, ये क्या बदलाव आते हैं उस पे डिपेंडेंट है कि फ़ायदा होगा और सरवाइव करेंगे या नहीं। For example, variations leading to an increase of heat resistant bacteria is beneficial to the bacteria for its survival when it finds itself in a condition where suddenly there is an increase in the temperature of its habitat above the optimum temperature required for survival. तो अगर बदलाव आते हैं और उससे जो है जो सहन शक्ति बढ़ती है कीटाणु की, हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया की, ताकि जब टेम्परेचर बहुत ऊपर चला जाए वो उसमें बच सकें, तो ये जो है फ़ायदेमंद होगा सर्वाइवल के लिए। ठीक है, ये एग्जाम्पल दिया है हमने। ओके, मैं ये लेसन यहाँ ख़त्म होता है।